हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं नेट के एग्जाम के क्वेश्चंस का। और इससे पहले हमने 65 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। 13 वीडियो जो है वो आपके प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। आप जाकर वहाँ प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप वीडियो देखें, और वीडियो देखें नहीं, साथ साथ वीडियो को नोट्स बनाएं और चीज़ों को सीखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो रियली में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम इससे पहले 65 क्वेश्चंस तक काम कर चुके हैं, और अभी हम बात करेंगे 66 क्वेश्चन नंबर 66 से। ठीक है ना? और ये वो फिर वही क्वेश्चन है जो हम पहले भी वीडियो में कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 66, कहता है कि एंड्रागोजी इन्वॉल्व्स हम आराम से अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है ना? और आपको अच्छे से मालूम होगा कि एंड्रागोजी क्या होता है। क्या एंड्रागोजी एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है? बिल्कुल नहीं, एंड्रागोजी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, बिल्कुल। एंड्रागोजी मतलब होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अ लर्नर amount of life experience learner larger amount of life experience, बिल्कुल सही बात है। larger amount of life experience जो एंड्रागोजी है उसमें जो लाइफ का जो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, क्या एंड्रागोजी में टीचर की जरूरत है? मतलब टीचर होना ही चाहिए? क्या टीचर ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, यंग चिल्ड्रेन, या क्या ये छोटे बच्चे के लिए है? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी और सी। बी और सी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए। यानी कि एंड्रागोजी क्या है? एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, एक लार्जर अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। एंड्रागोजी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, बल्कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, इसमें टीचर के इंस्ट्रक्शन की जरूरत बहुत 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 कम पड़ती है। और ये यंग बच्चों के लिए नहीं है, ये एडल्ट बच्चों के लिए है। एडल्ट बच्चों के लिए है ना, एडल्ट चिल्ड्रेन के लिए है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना? आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे से फिर से। एंड्रागोजी ए टर्म क्वाइंड बाय माल्कम नॉल्स। इसको माल्कम नॉल्स ने इस टर्म को, एंड्रागोजी टर्म को क्वाइन किया, दिया। इम्फेसाइज, ये जोर देता है, एंड्रागोजी जोर देता है दैट एडल्ट्स लर्न डिफरेंट देन चिल्ड्रेन। ये कहता है कि एडल्ट जो है वो बच्चों से अलग तरह से सीखते हैं, डिफरेंटली सीखते हैं। एंड दैट देयर लर्निंग शुड बी टेलर्ड, और इनकी जो लर्निंग होती है वो देयर यूनिक होती है। नीड्स एंड एक्सपीरियंस, यूनिक नीड्स एंड एक्सपीरियंस। इसकी लर्निंग जो एडल्ट की जो लर्निंग होती है वो उनके नीड्स पे, उनके एक्सपीरियंस पे यूनिक लर्निंग होती है। ठीक है ना? एक तो इसके कुछ जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो खूबी है, वो क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। एडल्ट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। इंड्रागोजी में एडल्ट्स जो है वो अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। उसके बाद है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, ये लर्निंग बिल्ड अपॉन एडल्ट एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जो लर्निंग होती है वो जो एडल्ट है, एडल्ट के पास जो पहले से एक्सपीरियंस मौजूद है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर लर्निंग, उस एक्सपीरियंस को आधार बना करके उस पर लर्निंग जो है बिल्ड की जाती है। वो जो एक्सपीरियंस, वो जो नॉलेज है लर्नर के अंदर, जो पहले से नॉलेज है, उसको उसको आधार बना करके उस पर लर्निंग बनाई जाती, बिल्ड की जाती है, यानी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है। एंड्रागोजी इज द एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। अ कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि एडल्ट लर्न थ्रू कोलैबोरेशन। एडल्ट जो है वो सहयोगियों के साथ मिलकर सीखते हैं। एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस विद अदर्स, और दूसरों के साथ जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, इसलिए इसकी खूबी है कोलैबोरेटिव लर्निंग। एंड इंटरनल मोटिवेशन, एडल्ट आर मोटिवेटेड टू लर्न बाय इंटरनल फैक्टर्स। जो एडल्ट होते हैं वो अपने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से मोटिवेट होते हैं, जैसे कि पर्सनल इंटरेस्ट हो या कोई नीड हो, उसकी वजह से वो मोटिवेट होते हैं। इसलिए एंड्रागोजी में इंटरनल मोटिवेशन होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नहीं कि लर्निंग इज फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल टू
एडल्ट्स शेड्यूल्स एंड लर्निंग स्टाइल, यानी कि फ्लेक्सिबल, यानी कि एडल्ट्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से सीखते हैं, अपना एक शेड्यूल बनाते हैं, उनके अपनी एक लर्निंग स्टाइल होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, एडेप्टेबल होती है उनकी लर्निंग, इसलिए इसकी एक खूबी है फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंटरनल मोटिवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है ना? इससे पहले भी मैं इस चीजों को बात कर चुका हूं, लेकिन फिर आपके सामने में आ जाएगा, तब आपको याद हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, बी एंड सी। ओके। अच्छा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये जो है ये एंड्रागोजी नहीं है, पेडागोजी का है, ये पेडागोजी का है। ठीक है ना? ये पेडागोजी का है। और टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, ये भी पेडागोजी की खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक है पेडागोगी की। ठीक है ना? और यंग चिल्ड्रन, ये भी पेडागोगी का है, पेडागोगी। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? आइए आगे समझते हैं 67 क्वेश्चन नंबर। बहुत आसान है क्वेश्चन। लिस्ट, जहां लिस्ट आता है वहां तो मुझे खुशी मिलती है। लिस्ट बहुत 67, लिस्टिंग इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे कि संख्या, आप जानते हैं संख्या का कपिल है, संख्या जो फिलॉसफी है उसके जो फिलोसफर है वो कपिल है। आई नो, यू नो डेट। नहीं, एक का 3 है और एक का 3 यहाँ दिया हुआ है, इसका आंसर ये हो गया, क्लियर, खेला खत्म। और वेदांता का जो है वो आदि शंकरा है, यानी संख्या का कपिल है और वेदांता का जो है वो आदि शंकरा है, ये पता है आपको। और जैनिज्म जो है, जैनिज्म वो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के 23rd तीर्थंकर थे। तो जैनिज्म जो है पार्श्वनाथ इनसे जुड़े हुए हैं, है ना? उसके बाद जो बुद्धिज्म है उसके दिगनागा। अब दिगनागा जो है वो बुद्धिस्ट धर्म के एक स्कॉलर थे, दिगनागा जो है वो बुद्धिस्ट धर्म के एक स्कॉलर थे। आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, दिगनागा का आपने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बुद्धिस्ट धर्म के एक स्कॉलर थे। तो खैर, आप अगर एक क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं मैच में, अगर 3 जानते हैं तो इजी बन जाएगा आपका ना, कोई टेंशन नहीं है। आप जानते हैं संख्या का कपिल है, अब पता है आपको संख्या का कपिल है, उसके बाद जानते हैं वेदांता का आदि शंकरा है, उसका जानते हैं जैनिस का जो है पार्श्वनाथ है। तो आप ये सब ये जान गए तो आपको ये भी पता चल गया। तो लिस्टिंग में यही आसानी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। तो आइए इसको समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से। कपिला, कपिला इज द कंसीडर ऑफ द फाउंडर ऑफ द संख्या स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। जो हिंदू फिलोसफी में जो संख्या स्कूल है, जो हिंदू फिलोसफी में संख्या स्कूल है, उसके फाउंडर माने जाते हैं कपिला को। ठीक है ना? उसके बाद आदि शंकरा, आदि शंकरा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, फिगर है आदि शंकरा। वेदांता स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी, हिंदू फिलोसफी में जो वेदांता स्कूल है, उस वेदांता स्कूल का जो आदि शंकरा जी है वो एक बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर है। अच्छा, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ इज द कंसीडर ऑफ 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जो पार्श्वनाथ है वो 23वें तीर्थंकर है जैनिज्म धर्म के। पार्श्वनाथ जैनिज्म धर्म के 23वें तीर्थंकर है। बट पार्श्वनाथ इज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, लेकिन ये जैनिज्म धर्म के फाउंडर नहीं है। महावीर जो है, महावीर वो जैन धर्म के फाउंडर माने जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दिया। अच्छा, दिगनागा, दिगनागा जो है, दिगनागा वाज एन इंडियन बुद्धिस्ट, ये एक इंडियन बुद्धिस्ट थे, स्कॉलर थे एंड लॉजिशियन हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू बुद्धिस्ट फिलोसफी। उन्होंने बुद्धिस्ट फिलोसफी में बहुत सारे योगदान दिए। बट दिगनागा इज नॉट द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, लेकिन दिगनागा जो है वो बुद्धिस्ट धर्म के फाउंडर नहीं है। सिद्धार्थ गौतमा, जिसे आप बुद्धा भी कहते हैं, वो बौद्ध धर्म के फाउंडर माने जाते हैं। क्लियर ना? तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, यानी कि संख्या का हो गया कपिला, वेदांता का हो गया आदि शंकरा, जैनिस का हो गया पार्श्वनाथ और बुद्धिज्म का हो गया दिगनागा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 2, आंसर 67 का आंसर नंबर 2। उसके बाद 68, क्वेश्चन नंबर 68। आइए, कहता कि पिक इनकरेक्ट करिकुलम अप्रोच। ये कुछ करिकुलम अप्रोच दिए हुए हैं, करिकुलम अप्रोच दिए हुए हैं कुछ, उसमें जो इनकरेक्ट है उसको जो है चुनना है। एंड रिलेटेड फिलोसफी कॉम्बिनेशन, और एक तरफ दिया हुआ है फिलोसफी, एक तरफ दिया हुआ है करिकुलम के अप्रोच। इसमें जो जो रिलेट नहीं करता है, जो करता है वो तो ठीक है, जो नहीं करता है उसको चुनना है, कौन रिलेट नहीं करता है। जो रियलिज्म है, ये जो फिलोसफी, रिलीजियस फिलोसफी, इसकी जो करिकुलम अप्रोच है वो सब्जेक्ट एरिया अप्रोच है, ये बिल्कुल सही है। ये सब्जेक्ट एरिया अप्रोच है, ये बिल्कुल ही सही है।
अच्छा, आइडियलिज्म जो है, आइडियलिज्म उसके जो करिकुलम अप्रोच है वो सोशल फील्ड अप्रोच एंड आइडियलिस्टिक अप्रोच है। सोशल फील्ड एंड अप्रोच, ये भी सही है। अच्छा, सोशल प्रॉब्लम अप्रोच जो है, सोशल प्रॉब्लम अप्रोच, ये रिकंस्ट्रक्टिविज्म जो फिलॉसफी है उससे मैच करता है, ये बिल्कुल सही है। और इमर्जिंग नीड अप्रोच जो है ये पॉजिटिविज्म इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है डी नंबर ये गलत है, इसका इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओनली डी। जो इनकरेक्ट है वो ओनली डी नहीं। एग्जिस्ट जो फिलोसफी है उसके जो है इमर्जिंग नीड अप्रोच है, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो फिलोसफी है उसकी जो करिकुलम अप्रोच है वो है इमर्जिंग नीड अप्रोच। आइए इसको समझ लेते हैं। सब्जेक्ट एरिया अप्रोच, रियल सब्जेक्ट एरिया अप्रोच में जो रियलिज्म फिलोसफी है, सब्जेक्ट एरिया अप्रोच, अगर रियलिज्म फिलोसफी के जो करिकुलम अप्रोच देखेंगे, उसका करिकुलम अप्रोच जो है सब्जेक्ट एरिया अप्रोच है, उसमें रियलिज्म जो है वो फोकस करता है ऑब्जेक्टिव नॉलेज एंड फैक्ट पर। ये बात करता है, जब इसके करिकुलम को देखेंगे, रियलिज्म के करिकुलम को देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज की बात करता है। रियलिज्म जो है ऑब्जेक्टिव नॉलेज और फैक्ट की बात करता है, रियल चीजों की बात करता है, इसलिए इसको रियलिज्म फिलोसफी कहते हैं। रियल चीजों की बात, फैक्ट की बात करता है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज की बात करता है, सब्जेक्टिव की बात नहीं करता है। उसी तरह आइडियलिज्म को देखेंगे तो जो उनकी जो फिलोसफी है, करिकुलम अप्रोच जो है वो सोशल फील्ड अप्रोच है। तो उसमें आइडियलिज्म जो है फोकस करता है सोशल कंस्ट्रक्शन पर और आइडियाज पर। आइडियलिज्म फिलोसफी जो है उसमें जो जो फिलोसफर जो भी है वो जो सोशल कंस्ट्रक्शन जो है और आइडियाज है, आइडियाज उस पर वो फोकस करता है। और सोशल प्रॉब्लम अप्रोच जो है, सोशल प्रॉब्लम अप्रोच, ये कंस्ट्रक्शनिज्म जो है वो उनकी जो करिकुलम अप्रोच देखेंगे तो उसका है सोशल प्रॉब्लम अप्रोच, और उसमें वो फोकस करते हैं, एड्रेस करते हैं सोशल प्रॉब्लम पर एंड रिकंस्ट्रक्टिंग सोसाइटी पर, यानी कि सोशल के जो समाज के जो प्रॉब्लम है उस पर और समाज का जो रिकंस्ट्रक्शन है उस पर वो फोकस करते हैं, इसलिए इनकी ये। उसका बाद इमर्जिंग नीड अप्रोच जो है, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म को जो आप पढ़ेंगे तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो का जो करिकुलम अप्रोच है वो है इमर्जिंग नीड अप्रोच। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो अपने करिकुलम अप्रोच में फोकस करता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को, व्यक्ति के अनुभव को, एंड इमर्जिंग नीड्स, और जो नई नई चीजें इमर्ज हो रहे हैं, जो जरूरत की चीजें इमर्ज हो रहे हैं उस पर फोकस करता है। तो इस तरह से आप बात को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नॉट करेक्ट, कॉट करेक्ट नहीं है ये नहीं, ये इसका हो जाएगा एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंट, ठीक है ना। बाकी ये सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 एक तरफ है आइडियल सोसाइटी मॉडल्स, लिस्ट वन में, क्वेश्चन नंबर 69 लिस्ट वन में है आइडियल सोसाइटी मॉडल्स, एक तरफ है प्रोपोनेंट या ऑथर कह सकते हैं आप उसको, आइडियल सोसाइटी मॉडल्स। अगर आपको नहीं कुछ मालूम है तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, वो ये बात है कि रिपब्लिक जो सोसाइटी मॉडल है वो प्लेटो का है, रिपब्लिक सोसाइटी मॉडल जो है वो प्लेटो का है। द सिटी ऑफ गॉड जो है वो ऑगस्टीन का है, द सिटी ऑफ गॉड जो है वो ऑगस्टीन का है, द सिटी ऑफ गॉड जो है वो ऑगस्टीन का है, समझे ना। और प्लेटो जो है रिपब्लिक मॉडल जो है वो प्लेटो का है, मतलब सिटी ऑफ गॉड जो सोसाइटी मॉडल है वो ऑगस्टीन ने इसको दिया है, और रिपब्लिक सोसाइटी मॉडल जो है इसको प्लेटो ने दिया है, समझे ना। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पहला का 3 है, फर्स्ट का 3, ये आपका आंसर है, फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 3 और 4 का बी का 4। और ये जो यूटोपिया है, यूटोपिया जो है थॉमस मोरे का है सोसाइटी मॉडल, और द ग्रेट डायडेक्टिक डायडेक्टिक द ग्रेट डायडेक्टिक जो है वो कॉमेंस का है, कॉमेंस का सोसाइटी मॉडल। थोड़ा सा टॉपिक से हटा हुआ है लेकिन आपको इतना याद रखना पड़ेगा। और आपको याद रखें द सिटी ऑफ गॉड, अगर क्वेश्चन पूछता है अक्सर अगस्टीन का, रिपब्लिक प्लेटो का, ओडोपिया थॉमस मोरो का, द ग्रेट डिडैक्टिक कॉमेंस का, कॉमेनियंस का। तो इस तरह से आइए थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। द सिटी ऑफ गॉड ये क्या है, द सिटी ऑफ ऑगस्टीन्स बुक, द सिटी ऑफ गॉड जो है वो ऑगस्टीन्स की किताब है। ऑगस्टीन्स बुक द सिटी ऑफ गॉड
इज ए क्लासिकल वर्क ऑफ क्रिश्चियन फिलोसफी। क्रिश्चियन फिलोसफी जो है उसमें उसका एक क्लासिकल वर्क है, क्लासिकल काम है, सिटी ऑफ गॉड, ऑगस्टिन के द्वारा लिखी हुई किताब है। अच्छा, रिपब्लिक जो है, प्लेटोज की रिपब्लिक जो है इज ए फंडामेंटल वर्क वेस्टर्न फिलोसफी एक्सप्लोरिंग जस्टिस एंड द आइडियल सोसाइटी। जो प्लेटो का जो रिपब्लिक जो है वो एक वेस्टर्न फिलोसफी है, वेस्टर्न फिलोसफी है जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं जस्टिस को, न्याय को और आइडियल सोसाइटी को, एक आदर्श समाज को एक्सप्लेन करते हैं। और यूटोपिया जो है, यूटोपिया द थॉमस मोरो का है। यूटोपिया इज ए इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। जो है इनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, डिस्क्राइबिंग इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, इसमें जो है वो एक इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी की व्याख्या करते हैं थॉमस मोरे। थॉमस मोरे जो है अपने यूटोपिया में, यूटोपिया जो एक पॉलिटिकल फिलोसफिकल काम है, उसमें जो है वो एक इमेजिनरी एक काल्पनिक आदर्शवादी समाज की व्याख्या करते हैं यूटोपिया में। द ग्रेट डिटेक्टिव जो है, द ग्रेट डिटेक्टिव जॉन एमोस कमिंस, द ग्रेट डिटेक्टिव इज ए कंप्रिहेंसिव वर्क ऑन एजुकेशन एंड पेडागोजी। इसमें उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशन और पेडागोजी पर बहुत काम किया। द ग्रेट डिटेक्टिव, द ग्रेट डिटेक्टिव द जॉन एमोस कॉमेनियस। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किसका क्या उसका मेन थीम क्या है। एक बात और समझ लीजिए, द कॉमेनियंस जो है, कॉमेनियंस जो जिन्होंने लिखा है द ग्रेट डिटेक्टिव, कॉमेनियंस को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एंड हिज वर्क, क्योंकि इनका काम जो है द ग्रेट डिटेक्टिव आउटलाइन द विजन फॉर ए कम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू लर्निंग। क्योंकि फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के नाम से इनको कॉमेनियंस को जाना गया है, क्योंकि इनका जो काम है द ग्रेट डिटेक्टिव जो काम है उसमें उन्होंने आउटलाइन किया है, एक विजन दिया है, कम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू लर्निंग। लर्निंग का एक कम्प्रिहेंसिव, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में उन्होंने एक विजन दिया है, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसका 69 का जो है आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि द सिटी ऑफ गॉड जो है वो ऑगस्टिन का लिखा हुआ है, और द रिपब्लिक जो है वो प्लेटो का है। उस प्लेटो रिपब्लिक जो है मॉडल ऑफ सोसाइटी जो है वो प्लेटो से जुड़ा हुआ है, और यूटोपिया जो मॉडल ऑफ सोसाइटी है वो थॉमस मोरे का जुड़ा हुआ है, और द ग्रेट डिटेक्टिव जो है वो कॉमेनियंस से जुड़ी हुई मॉडल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 70। इस क्वेश्चन को भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं क्वेश्चन में आप देखेंगे इस क्वेश्चंस को भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, है ना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आप जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो किस में आएगा, आराम से आप जानते हैं कि IQ लेस देन 70, ये यहाँ होगा, IQ लेस देन 70 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और आप जानते हैं कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट, अगर किसी को सुनने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑडियो मीटर का इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए। तो बी का 4 हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। फर्स्ट हो गया, बात खत्म, ए का 3। और से लर्निंग डिसेबिलिटी में अचीवमेंट पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसी, यानी कि विसंगति, डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या होता है, विसंगति, विसंगति यानी कि पोटेंशियल मतलब उपलब्धि, यानी अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, यानी कि उसको किसी चीज को उपलब्धि हासिल करने में, अचीव करने में उसको विसंगति, उसको प्रॉब्लम होगा, उसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। नहीं, वो चीज कुछ चीज अचीव नहीं कर पाएगा। अब विजुअल इंपेयरमेंट क्या है, उसका उसमें हम टैक्टिल पाथ का इस्तेमाल करते हैं, उसे आप ब्रेल लिपि भी कह सकते हो, का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आइए इसको समझ लेते हैं फिर से। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IQ लेस देन 70, जिसकी IQ लेस 70 से कम है इसका मतलब उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन कॉग्निटिव फंक्शन। जिन लोगों की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसका मतलब ये है कि उनके कॉग्निटिव फंक्शन में कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमी है। टिपिकली मेजर्ड बाय एन IQ स्कोर बिलो 7, और खास इसको 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 जो मापा जाता है वो IQ से मापा जाता है, और जिनके IQ 70 से कम होते हैं इसका मतलब उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है।
उसके बाद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ऑडियोमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ हेयरिंग सेंसिटिविटी यूज्ड टू डायग्नोस एंड एसेस हेयरिंग इम्पेयरमेंट। जो ऑडियोमेट्री जो है वो एक मेजर उससे हम मेजर करते हैं हेयरिंग सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं और इससे डायग्नोस करते हैं कि हेयर इम्पेयरमेंट, कि उसको प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसको एसेस करते हैं। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगा, वो ऑडियोमेट्री हो जाएगा। और उसके लर्निंग डिसेबिलिटी, अचीवमेंट पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसी, ये क्या है? अचीवमेंट पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसी क्या है, समझिए इस बात को पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। लर्निंग डिसेबिलिटी, अचीवमेंट पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसी, ये क्या है? देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी, एक महत्वपूर्ण विसंगतियां, एक महत्वपूर्ण कमी, बिटवीन, किसके बीच कमी? एन इंडिविजुअल्स एकेडमिक अचीवमेंट एंड देयर पोटेंशियल ऑफन मेजर बाय ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि कोई इंसान का जो इंडिविजुअल जो एकेडमिक अचीवमेंट है, किसी व्यक्ति का जो एकेडमिक अचीवमेंट है, यानी जो अचीव वो कर रहा है, और जो उसके अंदर जो पोटेंशियल है और जो वो अचीव कर रहा है, एकेडमिक अचीवमेंट जो उसका हुआ, उसके बीच जो डिस्क्रिपेंसी है, उसी को ही कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। मिसाल तौर पर कि मैं एग्जाम दिया और मैं मार्क्स लाया 50, लेकिन मेरे अंदर पोटेंशियल है 120 मार्क्स लाने का, लेकिन किसी वजह से किसी डिसेबिलिटी की वजह से मैं 50 ही ला पाया। तो ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है, डिस्क्रिपेंसी है, उसी को कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। और उसी को फाइंड करना होता है, आखिर कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी उसके अंदर है जिसकी वजह से वो जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल तक वो पहुंच नहीं सका। और उसके लिए हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का इस्तेमाल, उसको मेजर करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? विजुअल इम्पेयरमेंट, टैक्टिकल पाथ, टैक्टाइल पाथ। विजुअल इम्पेयरमेंट में रिक्वायर्स अल्टरनेटिव मेथड, जिसको दिख नहीं रहा है उसके लिए अल्टरनेटिव मेथड की जरूरत होती है ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए, सच एज द यूज ऑफ टैक्टाइल पाथ और ब्रेल। या तो उसके लिए टैक्टाइल पाथ का इस्तेमाल किया जा सकता है या उसके लिए ब्रेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपेंसेट फॉर लिमिटेड और नो विजन, यानी उसको कंपेंसेट करने के लिए, जिसको दिखता नहीं है, उसको जो प्रॉब्लम होता है, उसको कंपेंसेट करने के लिए टैक्टाइल पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्रेल का इस्तेमाल करते हैं, जो इंसान विजुअल इंपेयर्ड है उसके लिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इट मींस IQ लेवल लेस देन 70। हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी इसका इस्तेमाल जो है हम इसको ऑडियोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब अचीवमेंट पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसी, और विजुअल इंपेयरमेंट मतलब टैक्टाइल पाथ का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमारा 70 क्वेश्चन जो है यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 70 से लेकर के और 75 तक क्वेश्चन, सॉरी 71 से लेकर के 75 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सीरीज इस तरह से ही चलता रहेगा। हम 4-5 वीडियो के बाद जो है 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से आपके पास जो है 200 क्वेश्चंस रहेंगे विथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ठीक है, ये वीडियो को यहीं हम रोकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय।